जब भी हम टाटा का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? भरोसा, ट्रस्ट, है ना? तो अब सोचिए, जब यही भरोसे वाला नाम, यही लेगेसी शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझें आप, हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल के आने वाले आईपीओ की। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। देखिए, टाटा ये सिर्फ एक बिजनेस हाउस का नाम नहीं है, ये एक पूरी विरासत है, एक लेगेसी है। भारत में शायद ही कोई होगा जो इस नाम से वाकिफ ना हो। और जब इतनी बड़ी विरासत वाली कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कैपिटल यही भरोसा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी मजबूत कंपनी को अचानक से पब्लिक होने की क्या जरूरत आन पड़ी? मतलब क्या बिजनेस को और भी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? सच कहूं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी और मजेदार वजह है, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक खास नियम। तो हुआ यूं कि आरबीआई ने देश की कुछ बहुत बड़ी और सिस्टम के लिए जरूरी फाइनेंस कंपनियों को, यानी एनबीएफसीज को, एक स्पेशल लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट का नाम है अपर लेयर एनबीएफसी। अब आसान भाषा में समझें तो ये फाइनेंस की दुनिया की वो बड़ी मछलियां हैं जिन पर आरबीआई की पैनी नजर रहती है। और हाँ, टाटा कैपिटल भी इसी क्लब का हिस्सा है। और इस क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि टाटा कैपिटल को 30 सितंबर 2025 तक हर हाल में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ही पड़ेगा। मतलब ये आईपीओ कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक तरह की रेगुलेटरी मजबूरी है। आरबीआई का नियम है तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आईपीओ क्यों आ रहा है, ये कहानी तो अब साफ हो गई। पर किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये समझना तो सबसे जरूरी है ना कि भाई कंपनी करती क्या है, कमाती कैसे है। तो चलिए अब जरा टाटा कैपिटल के बिजनेस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके पुर्जे कैसे काम करते हैं। ये जो डोनट चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को एक तस्वीर में बयां कर देता है। देखिए, उनका फोकस बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पर उतना नहीं है जितना आम लोगों और छोटे मझोले बिजनेस पर है। उनके कुल दिए गए लोन का 62% से ज्यादा तो रिटेल फाइनेंस में है और 26% एसएमई फाइनेंस में। मतलब करीब करीब 88% बिजनेस यहीं से आ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी की पकड़ जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। कमाल की ग्रोथ है। सिर्फ 3 सालों में कंपनी की लोन बुक, मतलब जो पैसा उन्होंने बाजार में दिया है, वो लगभग डबल हो गया है। 1.2 लाख करोड़ से बढ़कर 2.2 लाख करोड़ के पार। और साथ ही मुनाफा भी लगातार ऊपर जा रहा है। ये आंकड़े साफ साफ एक हाई ग्रोथ कंपनी की कहानी कह रहे हैं। 1496, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है टाटा कैपिटल की ब्रांचों की संख्या जो पूरे भारत में फैली हुई हैं। सोचिए, करीब करीब 1500 ब्रांच। इसका मतलब साफ है कि उनकी पहुंच सिर्फ बड़े बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक है। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका सबको इंतजार है, आईपीओ की डिटेल्स, यानी नंबर्स का खेल। और हाँ, ये सारी जानकारी कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ली गई है। आप इसे किसी भी कंपनी की पब्लिक होने से पहले की जन्म कुंडली समझ सकते हैं। तो देखिए, कोई भी आईपीओ 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है फ्रेश इश्यू, जिसमें कंपनी नए शेयर जारी करती है और पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाता है। और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल या OFS, जहां कंपनी के मौजूदा मालिक यानी प्रमोटर्स या शुरुआती निवेशक अपना हिस्सा बेचते हैं और पैसा उनकी जेब में जाता है। अब टाटा कैपिटल के केस में ये दोनों ही कंपोनेंट्स शामिल हैं। कंपनी करीब 23 करोड़ नए शेयर्स जारी करने वाली है, लेकिन ऑफर फॉर सेल वो इससे भी बड़ा है। मौजूदा शेयर होल्डर्स करीब 26.58 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आईपीओ से जो पैसा उठेगा उसका बड़ा हिस्सा पुराने शेयर होल्डर्स को मिलेगा, कंपनी को नहीं। तो सवाल है कि ये बेच कौन रहा है? सबसे बड़ा हिस्सा तो खुद प्रमोटर यानी टाटा सन्स ही बेच रही है, और उनके साथ साथ एक बड़े इन्वेस्टर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IFC भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वैसे आईपीओज में ऐसा होना काफी आम बात है। तो अब सवाल ये है कि वो पैसा जो फ्रेश इशू से कंपनी के पास आएगा, उस पैसे का आखिर होगा क्या? कंपनी उसे कहाँ इस्तेमाल करने वाली है? कंपनी के मुताबिक फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी के कैपिटल बेस को और मजबूत करने में किया जाएगा।
आसान शब्दों में कहें तो इस पैसे से कंपनी अपनी तिजोरी को और भरेगी ताकि भविष्य में बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा लोन बांट सके। तो इसके 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, भविष्य में बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करना, मतलब और ज्यादा लेंडिंग करना। दूसरा, आरबीआई के जो कैपिटल एडिक्वेसी के नियम हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, कंपनी के जो रोजमर्रा के दूसरे खर्चे होते हैं उन्हें फंड करना। चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, वो हिस्सा जिसे किसी भी निवेश से पहले सबसे ज्यादा ध्यान से समझना चाहिए, यानी रिस्क फैक्टर्स। क्योंकि कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। डीआरएचपी में कंपनी ने कुछ बड़े जोखिमों का जिक्र किया है। सबसे पहला और दिलचस्प जोखिम है टाटा ब्रांड पर उनकी निर्भरता। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। अगर कभी टाटा ग्रुप की साख पर कोई आंच आती है तो उसका सीधा असर टाटा कैपिटल पर पड़ेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में उनका काफी पैसा लगा है और अगर वहां कोई मंदी आती है तो दिक्कत हो सकती है। और हाँ, एनपीए यानी डूबते हुए लोन हमेशा से ही एक बड़ा खतरा होते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। कंपनी के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ये 1.47% से बढ़कर 1.87% हो गया है। वैसे कंपनी ने बताया है कि इसकी एक बड़ी वजह टाटा मोटर्स फाइनेंस का उनके साथ मर्जर होना है, जिसकी वजह से कुछ खराब लोन भी उनकी किताबों में जुड़ गए। अच्छा, किसी भी कंपनी की सही वैल्यू का अंदाजा तब तक नहीं लगता जब तक आप उसे उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़ा करके ना देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि एनबीएफसी की इस बड़ी लड़ाई में टाटा कैपिटल अपने साथियों के मुकाबले कहां खड़ी है। तो ये रहा कंपैरिजन। अगर हम लोन बुक यानी एयूएम और ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो बजाज फाइनेंस साफ तौर पर इन सब में सबसे आगे है। श्रीराम फाइनेंस का भी ब्रांच नेटवर्क काफी तगड़ा है, लेकिन टाटा कैपिटल की एक खास बात है उसकी क्रेडिट कॉस्ट, जो कि 1.4% है। ये श्रीराम फाइनेंस से काफी बेहतर है, हालांकि बजाज से थोड़ी ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने रिस्क को काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। और अपने साइज को लेकर कंपनी ने डीआरएचपी में साफ साफ कहा है, हम 2265.5 अरब के कुल ग्रॉस लोन्स के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी विविध एनबीएफसी हैं। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये दिखाता है कि भारतीय फाइनेंस मार्केट में ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, कंपनी के पास टाटा नाम की एक जबरदस्त विरासत है, एक मजबूत भरोसा है, लेकिन जब वो पब्लिक मार्केट में कदम रखेगी तो क्या ये विरासत मार्केट लीडरशिप में बदल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त और बाजार ही दे सकता है। तो ये थी टाटा कैपिटल आईपीओ की पूरी कहानी। अगर आपको भी ऐसे ही मुश्किल फाइनेंशियल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।